नमस्कार दोस्तों, विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फिर से मेरा नाम रवि वर्मा। कल अपन पिछली वीडियो में अपन कोशिका के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछली वीडियो में अपन ने कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी के बारे में पता किया था, उसकी खोज, उसके आकार के बारे में अध्ययन किया था। वह कोशिका की संरचना के बारे में भी अपन ने अध्ययन किया था। उसी कड़ी में अपन ने जो पिछली वीडियो में पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं। अपन ने कोशिका संरचना, कोशिका की खोज वगैरह इनके बारे में तो देख लिया था। अब कोशिका की संरचना में पहला भाग आता है कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अपन ने जान लिया था कि यह ऊर्जा कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स चक्र चलता है, फिर उससे 38 एटीपी बनते हैं। एटीपी से हमें ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज से ऊर्जा मिलती है। उसके बाद आते गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्गी नामक वैज्ञानिक ने करी थी, और यह माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाने के बाद गोल्जी बॉडी क्या करता है, उस ऊर्जा का परिवहन का कार्य करता है। पर उसके बाद बात आती है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स को बोलते हैं रसादन, हिंदी में बोलते हैं रसादन, और यह जल संग्रह का कार्य करता है। वैक्यूल्स प्लांट कोशिका में इसका आकार बड़ा होता है, जंतु कोशिका में इसका आकार छोटा होता है। उसके बाद आते सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को बोलते हैं हिंदी में तारकाय, और इसकी बॉबरी नामक वैज्ञानिक ने खोज करी थी, और यह कोशिका विभाजन में मदद करता है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आंतरिक कंकाल बोलते हैं। यह कोशिका को श्रिंक होने से, पिचकने से बचाता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा निर्माण में कार्य करता है, जो चर्बी बनाने में, फैट बनाने में कार्य करता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक प्रोटीन निर्माण में कार्य करता है। उसके बाद बात आती है राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन निर्माण में कार्य करता है, इस वजह से इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। उसके बाद बात आती है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने करी थी। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। जितनी भी एक्टिविटी, क्रियाकलाप कोशिका के अंदर होते हैं, उन सब का कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। इस वजह से इसको कंट्रोलर बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर ही अब क्रोमोसोम, डीएनए पाया जाता है। उसके बाद लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम होता है एक जल अपघट्य। जल अपघट्य मतलब मान लो कोशिका का कोई भाग अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है, या तो वो खराब हो चुका है, तो उसको अब उसके अपघटन में कार्य करता है। उसको डिकम्पोज करने का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम। इसके अंदर एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, और यह लाइसोसोम एक प्रकार का जल अपघट्य होता है। जब कोई कोशिका की कोई संरचना या भाग अपना कार्य ठीक से नहीं करता है, या तो उसमें खराबी आ जाती है, तो लाइसोसोम क्या करता है? उसके पास जाकर ब्लास्ट हो जाता है। इसमें एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, उससे वह चीज़ डिकम्पोज हो जाती है। इस वजह से इसको सुसाइड बैग बोलते हैं, आत्मघाती थैली भी बोलते हैं। उसके बाद बात आती है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म एक प्रकार का द्रव्य होता है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है। यह कलरलेस होता है। इसमें 80% तो जल पाया जाता है, और 20% अन्य तत्व। प्रोटोप्लाज्म को अपन दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है साइटोप्लाज्म, जो कोशिका के अंदर पाया जाता है। ऐसा द्रव्य जो कोशिका के अंदर पाया जाता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ऐसा द्रव्य जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके बाद बात आती है प्लास्टिड। प्लास्टिड को बोलते हैं लवक। यह 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पत्ती में पाया जाता है, और यह हरे कलर का होता है, हरे रंग का होता है।
और इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है जो भोजन निर्माण में कार्य करती है। उसके बाद बात आती है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट अवर्णित होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट भोजन निर्माण के बाद में, अब ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, उसको भोजन संग्रहण का कार्य करता है जो जड़ व मूल में पाया जाता है। उसके बाद बात आती है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट रंग प्रदान करने का कार्य करता है। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, चुकंदर में बीटानोन, लाइकोपीन टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है, व जेंथोफिल पीले फलों में। और फिर एक होते हैं सीलिया व फ्लैजिला। सीलिया व फ्लैजिला हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मूवमेंट और फीडिंग में मदद करता है। यह केवल एनिमल सेल में पाया जाता है। उसके बाद सेल वाल। सेल वाल को बोलते हैं कोशिका भित्ति। यह केवल प्लांट कोशिकाओं में पाई जाती है, सबसे बाहरी परत होती है। यह भी सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। सेल मेम्ब्रेन भी बाहरी परत होती है और ये दोनों में प्लांट कोशिका व जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। यह सुरक्षा व उसका आकार प्रदान करने में कार्य करती है। ये अपन ने रिवीजन कर लिया। फिर अब पढ़ते हैं कोशिका के प्रकार। क्रोमोसोम के बारे में और देख लेते हैं। क्रोमोसोम क्या करता है, कोशिका विभाजन में मदद करता है। डीएनए, आरएनए व जीन इसी में पाए जाते हैं। मनुष्य मानव में 46 प्रकार के जोड़ों में 23 जोड़ों में क्रोमोसोम पाए जाते हैं और 46 इनकी संख्या होती है। मेल में 44 प्लस 2, 44 तो मेल और फीमेल में दोनों में समान होते हैं, 2 अलग होते हैं, एक्स और वाई। और फीमेल में 44 तो वही समान हो गए, 2 XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब अपन पढ़ते हैं कोशिका के प्रकार के बारे में। टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। कोशिका के 2 प्रकार होते हैं। 2 टाइप्स की कोशिका होती है। 2 प्रकार की कोशिका 2 प्रकार की होती है। वह 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका को अपन आरंभिक कोशिका भी बोल सकते हैं। आरंभिक कोशिका क्यों? क्योंकि जब कोशिका का निर्माण होता है तो यह उसके आरंभ वाली कोशिका होती है। यह पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है, मतलब कोशिका का विकसित होने के क्रम में यह पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है, तो इस वजह से इसको आरंभिक कोशिका बोलते हैं। मतलब अविकसित कोशिका भी इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक को। इसमें केवल मुख्य मुख्य अंग पाए जाते हैं जो मुख्य मुख्य कार्य करते हैं। इसके उदाहरण अपन देख सकते हैं। नीलहरित शैवाल, यह आकार में छोटी होती है। इसके अंदर नो एनवलप ऑन न्यूक्लियस, मतलब केंद्रक के चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, कोई पट्टी नहीं पाई जाती है, तो इसका केंद्रक कोशिका में फ्रीली घूम सकता है। इसमें श्वसन जीव द्रव्य से होता है, प्रोटोप्लाज्म के द्वारा होता है। वह इसकी कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन के द्वारा बनी हुई होती है। राइबोसोम 70S प्रकार का पाया जाता है और इसमें मुख्य अंग, केवल मुख्य अंग पाए जाते हैं, तो ये त्वरित बहुत जल्दी जनन करता है। बहुत ही कम समय में यह अपना जनन चक्र पूरा कर लेता है। केवल 20 से 40 मिनट में अपना जनन चक्र पूरा कर लेता है। और इसके बाद दूसरे प्रकार देखते हैं अपन यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? यह आकार में बड़ी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की अपेक्षा यह आकार में बड़ी होती है। इनके न्यूक्लियस में एनवलप पाए जाते हैं। एनवलप मतलब इनके न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पाई जाती है। इनका श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया से होता है
वह जबकि अपन ने देखा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन जीव द्रव्य से होता है। ये तो इनमें थी डिफरेंस की बात। और कुछ ऐसे पार्ट भी होते हैं जो दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में भी और प्रोकैरियोटिक कोशिका में। वो एक तो होता है सीलिया व फ्लैजिला, दोनों में पाया जाता है। ये हो गए समान अंग, समान अंग कैसे दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। सीलिया व फ्लैजिला डीएनए व आरएनए दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन। और कोशिका भित्ति भी दोनों में पाई जाती है। लेकिन इनमें यह किसकी बनी होती है, इनमें थोड़ा अंतर होता है। प्रोकैरियोटिक में तो कोशिका भित्ति होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, और यूकैरियोटिक में सेलुलोज की। और उसके बाद राइबोसोम, राइबोसोम भी दोनों में पाया जाता है, जबकि इनमें थोड़ा अंतर होता है। प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। और इस यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जनन होने में समय लगता है। इनकी तरह इनमें तो केवल मुख्य मुख्य अंग होते हैं, तो इनमें जनन बहुत जल्दी हो जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जनन होने में समय लगता है। इनमें कुछ स्पेशल ऑर्गन भी पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, जैसे गोल्गी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम। और उसके बाद देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं को अपन वापस दो भागों में डिवाइड करते हैं। वह दो भाग है, दो प्रकार की होती है यह भी। एक तो होती है प्लांट कोशिका, प्लांट सेल, और दूसरी होती है एनिमल सेल, एनिमल सेल। इसके बारे में अपन अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। जब तक आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। अपन पढ़ रहे हैं कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार में अपन ने यूकैरियोटिक कोशिका के भी दो प्रकार होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका के कौन कौन से होते हैं? दो प्रकार। एक तो पहला होता है एनिमल कोशिका, एनिमल सेल, जंतु कोशिका। और दूसरा प्रकार होता है इसका प्लांट सेल या पादप कोशिका। पादप कोशिका व जंतु कोशिका में दोनों में कुछ समानताएं भी होती है और कुछ अंतर भी होता है। इनमें अंतर भी होता है व कुछ समानताएं भी होती है। उन अंतर व समानताओं को अपन साथ में देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले बात आती जंतु कोशिका। जंतु कोशिकाओं का आकार में यह छोटी होती है, आकार में छोटी होती है। और जबकि प्लांट कोशिका या पादप कोशिकाओं का आकार में बड़ी होती है। और उसके बाद उनके आती है आकार की बात। इनका आकार होता है गोल, गोल या राउंड, राउंड भी बोल सकते हैं। और जबकि प्लांट कोशिकाओं का आकार होता है चौकोर होती है, ये चौकोर साइज में होती है या रेक्टेंगुलर साइज में। और उसके बाद वैक्यूल्स, वैक्यूल्स एनिमल सेल में वैक्यूल्स का आकार छोटा होता है। और वैक्यूल्स क्या काम आता है? जल संग्रह करने में काम आता है। और प्लांट कोशिकाओं में वैक्यूल्स का आकार बड़ा होता है। अपन जानते हैं कि पूरा प्लांट ही पानी पर निर्भर करता है, तो इनमें वैक्यूल्स बड़ा होता है जो पानी संग्रहण में काम आता है। उसके बाद बात आती है सीलिया व फ्लैजिला, केवल जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है, यह मूवमेंट में मदद करती है। उसके बाद लाइसोसोम, लाइसोसोम को अपघटन में कार्य करता है, यह केवल एनिमल कोशिकाओं में पाई जाती है। और उसके बाद प्लांट कोशिकाओं में सेल वाल, सेल वाल सबसे बाहरी परत होती है, यह केवल प्लांट कोशिकाओं में पाई जाती है और सेलुलोज की बनी हुई होती है। उसके बाद प्लास्टिड, प्लास्टिड के बारे में अपन ने देख लिया था कि यह फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में उपयोगी होता है, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण। इसके द्वारा यह
भोजन निर्माण में मदद करता है, जो केवल प्लांट कोशिकाओं में पाई जाती है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट की वजह से ये नीले रंग प्रदान करने में कार्य करता है, जो भी फोटोसिंथेसिस में की प्रक्रिया में मदद करती है, केवल प्लांट कोशिकाओं में पाई जाती है। ये तो अपन ने देखा इन दोनों में अंतर वाली बात, और अपन देख रहे थे कुछ होती है इनमें समानताएं। समानताएं मैंने यहाँ पर बीच में लिख रखी है, समानताओं को बोलते हैं सिमिलरिटीज। कुछ समानता होती है जो दोनों में पाई जाती है। एक तो होती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है, अपन ने पढ़ भी लिया था। माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में पाई जाती है, जंतु कोशिका में भी और प्लांट कोशिका में, पादप कोशिका में भी। यह श्वसन की प्रक्रिया में मदद करती है। इनको ऊर्जा ग्रह भी बोलते हैं। अपन ने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा 38 ATP बनती है, फिर उनसे ऊर्जा मिलती है। फिर उसके बाद राइबोसोम भी दोनों में पाया जाता है, और ये राइबोसोम ATS प्रकार का होता है। फिर उसके बाद बात आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दोनों में पाया जाता है, और यह कोशिका का कंकाल बोलते हैं, जो कोशिका को सहारा प्रदान करने में श्रिंक होने से बचाती है। दोनों में पाई जाती है। उसके बाद बात आती है गोल्जी बॉडी भी दोनों में पाई जाती है। इसकी खोज करी थी कैमिलो गोल्गी ने। उसके बाद सेंट्रोसोम भी दोनों में पाया जाता है। सेंट्रोसोम का कार्य क्या था, अपन ने देखा था कि यह विभाजन में मदद करता है। तो विभाजन दोनों कोशिकाओं में होता है, तो दोनों में भी यह होता है। जबकि अपन देखते हैं कि ये सेंट्रोसोम क्या करता है, केवल स्मॉल प्लांट होते हैं उनमें केवल विभाजन का कार्य करता है। जबकि अपन बड़े प्लांट होते हैं, बिग प्लांट में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। बिग प्लांट में कोशिका विभाजन किसके द्वारा, सेल प्लेट के द्वारा। यह अपन ने इनकी समानता व अंतर के बारे में अध्ययन कर लिया। तो दोस्तों, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। आज की क्लास को अपन यहीं पर ही समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए जुड़े रहिए विद्यादर्शन पाठशाला से। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए विद्यादर्शन पाठशाला से। धन्यवाद।